नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसके कॉजेज की बात हम कर चुके हैं, कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर चुके हैं, महत्व की बात हो चुकी है, इवेंट्स की बात भी हो चुकी है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फेलियर ऑफ रिवोल्ट की। तो अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं और सहमत होना भी पड़ेगा कि ये जो रिवोल्ट है, ये जो क्रांति या प्रथम युद्ध कह लीजिए स्वतंत्रता संग्राम का, ये असफल रहा, ये विफल रहा। और लगभग एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के भीतर ही दोबारा कंपनी ने, अंग्रेजों ने जो है वो सारे स्थानों पर पुनः कब्जा कर लिया, अधिकार में ले लिया जो उनके हाथों से जा रहे थे। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, बरेली, झांसी, सभी तो उनके हाथों में दोबारा से आ गए। नाना साहेब चले गए, बिठूर से नेपाल चले गए। तांत्या टोपे ने साथ दिया, महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, लेकिन अंततः फांसी पे चढ़ा दिए गए। महारानी लक्ष्मीबाई लास्ट तक लड़ती रहीं, जूझती रहीं, लेकिन हार माननी पड़ी। और बहादुर शाह जफर 85 वर्ष के व्यक्ति वृद्धावस्था में रंगून भेज दिया गया, उनके बेटों को गोली से उड़ा दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जिस जोशो खरोश से ये क्रांति शुरू होती है, ये रिवोल्ट शुरू होता है, और इसे सफल होना चाहिए था, लेकिन एक वर्ष के भीतर ही पासा बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। तो क्या कारण रहे होंगे, क्या बातें रही होंगी कि ये क्रांति या रिवोल्ट जो है वो असफल रहा, तो वही डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले जो बात आती है वो वीक लीडर्स की बात आती है कि जो नेता थे, लीडरशिप थी, वो कमजोर थे। लीडरशिप वीक थी, नेता कमजोर थे, नेतृत्व कमजोर था। हम इस बात से क्या समझते हैं? नेतृत्व कमजोर कब होता है? जब कोई एक ऐसी पर्सनालिटी आपको लीड नहीं कर रहा होता जिसका खुद का व्यक्तित्व करिश्माई ना हो। एक मैग्नेटिक चार्म, एक चुंबकीय शक्ति होना बहुत जरूरी होता है, और एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करनी पड़ती है एक नेता को, अगर आपको कहीं पर भी लीड करना हो। तो जितने मर्जी हम नेताओं की बात करें, यहाँ पर नेतृत्व की बात करें, तो वो नेतृत्व कहीं ना कहीं ढीला नजर आ रहा था, कमजोर नजर आ रहा था। अगर सैनिकों के लिहाज से देखें तो सैनिकों के लिहाज से मंगल पांडे ने सबसे पहले जो है वो बंदूक उठाई अपने अफसरों में, और उसके बाद कोई सैनिकों की तरफ से कोई विशेष नेतृत्व देखने को मिला नहीं। मंगल पांडे को जब 8 अप्रैल 1857 को फांसी चढ़ा दिया गया, तो एक भी नाम सैनिकों में ऊपर नहीं आता जिसको हम कह सकें कि उसका व्यक्तित्व करिश्माई था। जो मंगल पांडे एक आइकॉनिक फिगर बन गया भारतीय इतिहास में, कोई और ऐसा आगे नहीं आ पाया। बहादुर शाह जफर को अगर उनकी बात करते हैं तो वृद्धावस्था में है, 85 वर्ष की उम्र में है, मजबूरी में उन्हें नेता बनाया गया दिल्ली में लीड करने के लिए कि दिल्ली में विद्रोह की कमान आप संभालिए। उसके पीछे क्या कारण थे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उनको उनके नेतृत्व की योग्यता के आधार पर नेता नहीं बनाया गया था, और जब आप किसी को उसकी योग्यता के आधार पर चयन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेतृत्व कमजोर पड़ता है, वो नेतृत्व वीक पड़ जाता है, क्योंकि उसका अपना हित जो है उस चीज को लीड करने में नहीं होता। धीरे धीरे वो लीडरशिप क्वालिटी ग्रो जरूर होती है, लेकिन वो ग्रोथ जो है वो एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मानी जाती है, एक नेचुरल ग्रोथ नहीं मानी जाती। तो बहादुर शाह जफर में वो लीडरशिप क्वालिटी विकसित हुई धीरे धीरे, जब उन्होंने वो लेटर्स लिखी सारी प्रिंसिपैलिटीज को समर्थन देने के लिए सैनिकों को, लेकिन वो एक नेचुरल लीडरशिप इंस्टिंक्ट नहीं थी, तो उसे हम कमजोर नेतृत्व कहेंगे। ऐसे ही कुंवर सिंह को कहा जा सकता है, एक जमींदार, वो भी वृद्धावस्था में है, वो लीडरशिप नहीं दे सकते थे, लेकिन बिहार में लीड कर रहे हैं। नाना साहेब, पेंशन रोक दी गई, पेंशन रोक दी गई, मजबूरी है, पेंशन मिल जाती, पेशवा एज ए पेशवा रिकॉग्नाइज हो जाते, तो शायद वो इस विद्रोह में ना आते। तो एक वीक लीडर कहा जा सकता है ना, एक स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीडर तो होता है कि जो अपने आप से इंस्पायर हो। तो अपने आप से इंस्पायर लीडरशिप जो है वो बहुत कम नजर आ रही है इस रिवोल्ट में। तो आप बात को शायद समझ गए होंगे। तो एक वीक लीडरशिप जो है वो कहाँ तक लड़ने वालों को इंस्पायर करता, कहाँ तक लड़ने वालों को मोटिवेट करता, तो ये हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो अगर दूसरा पक्ष देखते हैं, अंग्रेजों का पक्ष देखते हैं, ब्रिटिश का पक्ष देखते हैं, तो यहीं पर ये बात कर लेते हैं ना हम।
तो वहां पे जो लीडरशिप नजर आ रही है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप लिख लेते हैं चलो। एक जो सैनिकों की कमान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स के हाथों में है। निकलसन, हडसन, जनरल नील, व्हीलर, कैंपबेल जो कमांडर इन चीफ था, ह्यू ग्रोव्स, इन सभी को भारत से बाहर यूरोप में विभिन्न युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस था, इन्हें अनुभव था और ये विभिन्न युद्ध लड़ चुके थे। और इनमें से कईयों की कमान में क्रीमिया का युद्ध इंग्लैंड ने जीता। क्रीमिया का युद्ध इंग्लैंड और रशिया के बीच में हो रहा था, जिस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्स है उसकी बात कही जाती है ना, वो भी उभर के आती हैं इतिहास में। तो वो क्रीमिया के युद्ध से ही आगे आई थी कि उन्होंने बहुत सेवा की, तो वो युद्ध इंग्लैंड जीता। वहां से वो फारिग हो चुका था, तो उन्होंने सारा ध्यान अपना इस विद्रोह में लगा दिया, इस क्रांति में लगा दिया। और इनमें से बहुत सारे जनरल बाहर से आए, उनको भेजा गया, इंग्लैंड से भेजा गया। निकलसन, हडसन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ नाम, निकलसन है, हडसन है जो दिल्ली में थे, व्हीलर और कैंपबेल है जो कानपुर में थे, और ह्यू ग्रोव्स जो झांसी में जाते हैं, तो जनरल नील है जो लखनऊ में थे, बरेली में थे। तो इन सभी की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी और उन्हें एक अनुभव लड़ने का उस प्रकार का था जो इस पक्ष के नेताओं को नहीं था। अनप्लान्ड रिवोल्ट भी कह सकते हैं कि ये कहा जाता है, कई बार ये विचार प्रस्तुत किया गया है कि एक्चुअल में ये रिवोल्ट की शुरुआत 31 मई 1857 को होनी थी और शुरू हो गया ये 10 मई 1857 को, लगभग 21 दिन पहले। तो जो एक प्लानिंग की जा रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी, वो तो तैयार नहीं हो सका, वो संगठन बन नहीं सका, वो योजना बन नहीं सकी। और फिर कहीं ना कहीं ये बात झलकती है इस बात में कि कहीं ना कहीं जो 21 दिन का गैप पड़ा, वो एक गैप अचानक से कवर नहीं कर सकता था इनकी जो योजनाओं को, इनकी विफलता को। तो अचानक से इस विद्रोह का फूट पड़ना मेरठ में, वो एक अच्छा संकेत नहीं था। और क्योंकि जब युद्ध लड़े जाते हैं तो जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होती है और एक प्लानिंग स्ट्रांग होती है, देखा जाता है कि अक्सर कामयाबी वहीं मिलती है। तो ये बात हुई, तो अनप्लान्ड रिवोल्ट था, एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं लड़ा गया और जो निश्चित तिथि थी इसकी, उस तिथि से पहले ही इस संघर्ष को शुरू कर दिया गया। तो ये बात भी है। लैक ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, बहुत डिबेट हो सकती है, डिबेटेबल है, इस पे बहुत डिबेट हो सकती है, ये इश्यू डिबेटेबल है कि सबसे पहले तो हमें नेशनलिज्म को ही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं ये पॉइंट लिखता हूँ लैक ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि राष्ट्रवाद का जो आइडिया है, राष्ट्रवाद का आइडिया जो है वो उस टाइम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो राष्ट्रवाद का आइडिया नहीं था, नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जो जितने भी ये लोग लड़ रहे थे, जितने भी ये विद्रोही थे, वो एक नेशन के लिए लड़ रहे थे। अब राष्ट्रवादी इतिहासकार तो ये मानकर चलते हैं कि भाई एक नेशन की अवधारणा थी उस टाइम, एक राष्ट्र की अवधारणा थी और एक नेशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम कारणों को देखते हैं तो वो विभिन्न कारण नजर आते हैं। तो जब कारण विभिन्न आते हैं तो फिर हित भी विभिन्न होंगे, हित भी डिफरेंट होंगे, सबके स्वार्थ भी अलग अलग होंगे। ये पहले भी मैंने ये बात कही थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने का नेतृत्व कमजोर नहीं था, उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वो लास्ट तक लड़ती रही। लेकिन जब वो ये कहती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है कि उनकी जो एफिलिएशन है वो झांसी की तरफ ज्यादा है, झांसी के प्रति ज्यादा है। तो सबके अपने अपने हित इसमें जुड़े हुए थे। अब नाना साहेब जो है वो पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, कुंवर सिंह जो है वो जमींदारों के राइट्स के लिए इसमें आ जाते हैं। बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर के मन में कहीं ये था कि अवध को अंग्रेजों ने ले लिया, वो गलत लिया है, वो बैकडोर एंट्री से लिया है, तो इसलिए इस विद्रोह में कूदे हैं। बात समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से एक नेशनलिज्म की अवधारणा तो कहीं नजर नहीं आ रही है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। तो पहले अगर नेशनलिज्म की अवधारणा नजर आती है, एक राष्ट्र की बात होती है, एक सूत्र में बंधे हुए राष्ट्र की बात होती, तो शायद कहीं कामयाबी मिलने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते, लेकिन ऐसा नहीं था। नॉट स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स, तो नर्मदा नदी के नीचे तो इस विद्रोह ने देखा ही नहीं, विद्रोह ने झांका भी नहीं। नर्मदा नदी के नीचे जितना एरिया जो आज मॉडर्न कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला वाला एरिया है, गोवा वाला एरिया है, वहां पर तो इस रिवोल्ट को
पहुंचाया ही नहीं गया, पहुंचा ही नहीं, ये विद्रोह वहां तक पहुंचा, उन्हें पता ही नहीं था कि उत्तर और मध्य भारत में क्या हो रहा है। और उत्तर भारत में भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बहुत कम फैला या फैला ही नहीं। पंजाब को ले लीजिए आप, पंजाब का क्षेत्र जो था वहां पर मॉडर्न रिसर्च ये कहती है, आधुनिक खोज ये कहती है कि ये विद्रोह फैला, कुछ स्तर तक फैला, लेकिन पहले जो रिसर्च हुई थी, पहले जो खोज हुई थी, उसमें तो ये क्लियर हो रहा था, उसमें तो ये बात आती थी कि पंजाब में तो ये फैला ही नहीं है। ठीक है, तो पंजाब एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र, जिसका आज बहुत सारा भाग पाकिस्तान में है, जब डिवीजन होती है तो वहां पे ये विद्रोह नहीं है। बेसिकली जो इम्पैक्ट है, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, वो रुहेलखंड के एरिया में है, बुंदेलखंड के एरिया में है, और अवध के एरिया में है, बंगाल के एरिया में है, बिहार के एरिया में है। तो संपूर्णतः मध्य भारत भी इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो इस वजह से भी एक फेलियर मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है वो इस रिवोल्ट से अछूता है, इस विद्रोह से अछूता है, वहां पर ये फैला नहीं है। और इसी प्रकार से बहुत सारे वर्गों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। कई वर्ग तो बिल्कुल खुलेआम जो है वो समर्थन कर रहे थे, प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, वो बात भी हम करेंगे। नॉट मॉडर्न स्किल्स ऑफ वारफेयर, जो एक लड़ने के युद्ध करने के ढंग होता है, आधुनिक ढंग जो है वो अंग्रेजों के पास था। और अगर हम विद्रोहियों को देखें, हमारे सैनिक विद्रोहियों को देखें, या जितने विद्रोही इस साइड में थे, वो अभी भी बर्छे से, कटार से, तलवारों से लड़ रहे हैं। वो आधुनिक तरीका तो नहीं माना जा सकता। वो प्लासी के युद्ध से ही पता चल गया था, वो बक्सर के युद्ध से ही पता चल गया था। उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, वहां पर ये पता चल गया था कि अगर इंडिया हार रहा है, अगर भारतीय रियासतें हार रही हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये आधुनिक प्रणाली है युद्ध की, वो एक बहुत बड़ा कारण था। तो कहाँ तो तोपों से लड़ाई होनी है, कहाँ तो वो बंदूकें जो हैं बहुत आधुनिक हैं। इधर भी सैनिक थे, लेकिन इनकी बंदूकें पुरानी थी, इनकी गन्स पुरानी थी, इनके पास वो स्किल भी नहीं था, चाहे ये कंपनी की सेना में थे। तो वो एक योजनाबद्ध तरीके से वहां पर लड़ाई हो रही थी, और जो उनके वारफेयर का मॉडर्न तरीका है उसने भी एक रोल प्ले किया इसमें उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए। और जो विद्रोही है उनको सफलता नहीं मिल सकी। नॉट सपोर्टेड बाय द नेटिव स्टेट्स, बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, बहुत सारी ऐसी देसी रियासतें हैं जिन्होंने इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। शायद झांसी को विजय मिल जाती है अगर सिंधिया जो है महारानी लक्ष्मीबाई का साथ देता। भोपाल की बेगम जो है उन्होंने साथ नहीं दिया, नेपाल के राजा ने साथ नहीं दिया। पंजाब के क्षेत्र में अब कुछ एरियाज जो आ चुके हैं, वहां पे जो रियासतें हुआ करती थी, कपूरथला, पटियाला, जींद, इन्होंने साथ नहीं दिया विद्रोहियों का, उनको ये साथ नहीं मिल सका। तो इससे हम क्या समझते हैं? अब अवध साथ दे रहा है, झांसी साथ दे रही है, लेकिन बहुत सारी रियासतें साथ नहीं दे रही हैं। तो जब बहुत सारी रियासतें आपके साथ नहीं है, तो उनकी सैनिक भी आपके साथ नहीं है, तो वो तटस्थ भी नहीं रहे। या तो वो तटस्थ रहते तो शायद विद्रोहियों को एक हौसला अफजाई होती, लेकिन उन्होंने खुलकर अपने सैनिकों को, अपनी रियासतों के सैनिकों को अंग्रेजों के समर्थन में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। क्या कारण रहा होगा? उनके अपने कारण हैं। शायद वो उनकी पावर को बहुत ज्यादा समझते थे कि हम अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते। ये भी हो सकता है कि उन्हें अपनी प्रेस्टीज जाने का खतरा था। और बाद में हमें पता है, क्योंकि ये साथ दिया गया, उन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का, तो जब वो इंग्लैंड जाते थे तो 21 गन सल्यूट, 21 तोपों का सल्यूट दिया जाता था किसी को 15 तोपों का सल्यूट दिया जाता था, किसी को 7 तोपों का सल्यूट दिया जाता था। एक प्रेस्टीज इशू जो है वो जुड़ गया था शायद इनसे, जब वो वहां पे जाते थे। कारण कई रहे हैं कि लेकिन देसी रियासतें जो थी वो इस विद्रोह से अछूती ही रही हैं, उन्होंने साथ जो है वो नहीं दिया विद्रोहियों का। और जो उसके बाद अंग्रेजों ने अत्याचार किया है, जब उन्होंने इस विद्रोह को दबाया, कुचला, तो बहुत बर्बर तरीके से कुचला है। बारबेरिज्म हम कह सकते हैं, वर्ड बारबेरिज्म यूज कर सकते हैं। और विद्रोह एक जगह खत्म होता था तो दूसरी जगह उठने का नाम ही नहीं लेता था, क्योंकि वो बारबेरिज्म का एग्जाम्पल मिल चुका होता था। तो ये बहुत सारे कारण रहे हैं कि विद्रोह जो है वो सफल नहीं हो सका। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं, मिले जुले कारण हैं। तो अगर आपको ये 1857 की क्रांति का सारा टॉपिक है समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, तो सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।